नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ आफरीन बानो। वक्त हो गया है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा, 5 देशों की यात्रा के लिए रवाना हुए पीएम मोदी। ब्राजील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा पर कांग्रेस का निशाना। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने उठाए सवाल, कहा कोई भी देश ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के साथ खुलकर खड़ा नहीं हुआ। 3 नए आपराधिक कानूनों का 1 साल पूरा, कार्यक्रम को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया संबोधित। कहा इस प्रणाली के पूर्ण कार्यान्वयन में लगेंगे अधिकतम 3 साल। हरियाणा में बढ़ती बिजली की दरों को लेकर बयानबाजी तेज। बीजेपी सांसद किरण चौधरी ने विपक्ष के बयानों पर किया पलटवार। कहा विपक्ष का काम सिर्फ विरोध करना। मंडी में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। बारिश के चलते बढ़ा व्यास नदी का जलस्तर। आईएमडी ने हिमाचल में रेड अलर्ट किया जारी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से विदेश यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां पीएम मोदी घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की 5 देशों की यात्रा पर रहेंगे। इस यात्रा में वे इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों से मुलाकात करेंगे। वे आपसी सहयोग और विकास पर चर्चा करेंगे। साथ ही पीएम मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि कोई भी देश ऐसा नहीं है जो ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के साथ खुलकर खड़ा हो। चीन और तुर्की ने हमारे दुश्मन पाकिस्तान की मदद की, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप भी आपके साथ नहीं खड़े हुए हैं और कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराया। प्रधानमंत्री को भारत के हितों के बारे में सोचना चाहिए। रिकॉर्ड बना रहे हैं, वो यात्रा पर जा रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं, बधाई। परंतु एक बात उनसे बहुत ही खास तौर से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, आपकी विश्वसनीयता समाप्त हो रही है, जिसकी कीमत देश को चुकानी पड़ रही है। ऑपरेशन सिंदूर में एक भी राष्ट्र ऐसा नहीं था जो हमारे साथ खुलकर खड़ा हुआ हो, बल्कि हमारे दुश्मन पाकिस्तान के साथ चीन, टर्की ने युद्ध में एक सामरिक सहयोगी की भूमिका निभाई। तो प्रधानमंत्री जी, आपने तो नारा दिया था ना, अगली बार ट्रंप सरकार, पर ट्रंप भी आपके साथ नहीं रहे और उल्टा ये बोल गए कि उन्हीं ने सीज फायर कराया, जिसकी आज तक खंडन करने की आपने साहस नहीं जुटाया है, जबकि हम भारतवासी चाहते हैं अगर राष्ट्रपति ने कहा है तो उसका खंडन आप करें। पर मैं इतना जरूर कहना चाहूँ, कम देशों में जाइए पर भारत के हित की रक्षा कीजिए, भारत का हित साधिए, सिर्फ यात्राएं मत करिए पर्यटक के रूप में। दिल्ली में 3 नए आपराधिक कानूनों के एक साथ पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। अमित शाह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि एक तरह से ये तीनों कानून आने वाले दिनों में आपराधिक न्याय प्रणाली को बदलने वाले हैं। हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली के सामने सबसे बड़ा मुद्दा न्याय प्राप्त करने के लिए समय सीमा का अभाव था। मैं भारत के सभी नागरिकों को आश्वस्त करता हूं कि इस प्रणाली के पूर्ण कार्यान्वयन में अधिकतम 3 साल लगेंगे। हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को, आपराधिक न्याय प्रणाली को आमूलचूर रूप से बदलने वाला है। जब आमूलचूर रूप से इसमें परिवर्तन आने वाला है तो इसका मतलब क्या है? हमारी न्याय प्रणाली के सामने सबसे बड़ी दिक्कत थी कि न्याय मिलेगा इसको, किसी को कब मिलेगा इसका किसी को विश्वास ही नहीं था। और कई हिंदी फिल्मों में एक बड़ा तकिया कलाम हो गया था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। मैं भारत के सभी नागरिकों को आज के कार्यक्रम के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि लगभग 3 साल लगेंगे पूर्ण इसका क्रियान्वयन होने में। जुडिशरी, जेल, एफएसएल, पुलिस, डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन और प्रोसिक्यूशन, ये पूरी प्रणाली को
पूर्ण रूप से क्रियान्वय करने में ज्यादा से ज्यादा 3 साल लगेंगे। मगर इसके बाद में मैं विश्वास से कहता हूं कि किसी भी एफआईआर देश के किसी भी कोने में कर लीजिए, 3 साल में सुप्रीम कोर्ट तक आपको न्याय मिल जाएगा, ये सुनिश्चित कर लिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा को लेकर कहा कि 2022 से अमरनाथ यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं में सुधार किया गया है। गुफा तक जाने वाले दोनों मार्ग पहले 6 फीट चौड़े थे, जो अब 12 फीट चौड़े हैं। पहले मार्ग पर अंधेरा रहता था, लेकिन अब ग्रिड कनेक्टिविटी स्थापित हो गई है। पूरे रास्ते में दूरसंचार कनेक्टिविटी पूरी तरह से प्रमुख हो गई है। यात्रा के लाइव फीड के लिए उच्च गुणवत्ता वाले कैमरे लगाए गए हैं। मनोज सिन्हा ने कहा कि राजभवन में एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र और पुलिस नियंत्रण कक्ष से यात्रा की 24 घंटे निगरानी की जाती है। सबसे बड़ा धर्म और अपने कर्तव्य का दायित्व अगर यह निर्वहन आदमी करता है तो इससे बड़ी पूजा कुछ नहीं। तीर्थ यात्रियों के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने और जम्मू कश्मीर के निवासियों ने अच्छे तरह से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। 2022 से निरंतर अमरनाथ जी की पवित्र तीर्थ स्थल के लिए आने वाले भक्तों की सुविधा में सुधार भी किया गया है। भगवान अमरनाथ जी की गुफा तक जाने वाले दोनों मार्गों को, जो 4 फीट 5 फुट चौड़ा हुआ करते थे, आज 12 फीट चौड़ा बना दिया गया। पहले वो मार्ग अंधकार में हुआ करते थे, अब ग्रिड कनेक्टिविटी वहां उपलब्ध करा दी गई है। पूरे रास्ते में टेलीकॉम कनेक्टिविटी पूरी तरह से प्रदान हो गई है। यात्रा ट्रैक पर लाइव फीड के लिए हाई क्वालिटी कैमरास लगाए गए हैं। राजभवन और पुलिस कंट्रोल रूम में 24/7 इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर चलता है, जिससे पूरे यात्रा की मॉनिटरिंग होती है। सभी यात्रियों और सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए RFID बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम भी स्थापित कर दिया गया है, जिससे रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सके। चंदनबाड़ी और बालटाल दोनों यात्रा बेस कैंप में ONGC ने 100 बेड के अस्पताल बनाए हैं। स्वच्छता के मामले में विगत यात्राओं में हमने उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की थी। 2022 के पहले सिर्फ श्राइन बोर्ड द्वारा यात्रा एरिया में सफाई होती थी। अब हमारा ग्रामीण स्वच्छता निदेशालय, डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, ये सभी प्रशासन के डिपार्टमेंट भी इस काम में पूरी तत्परता से काम कर रहे हैं। 2024 में कचरा मुक्त और सस्टेनेबल तीर्थ यात्रा सुनिश्चित करके 0 लैंडफिल का लक्ष्य हासिल किया गया था। श्रद्धालुओं के लिए जोर शोर से यात्री निवास के निर्माण का कार्य शुरू है। कल श्रीनगर में अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के कार्यालय और यात्री निवास का लोकार्पण हुआ। 4 तारीख को बालटाल में भी लोकार्पण हो जाएगा। मैं कह सकता हूं कि ये सब भगवान भोलेनाथ के भक्तों को समर्पित है। मुझे विश्वास है ये सभी सुविधाएं तीर्थयात्रियों के आध्यात्मिक अनुभव में और विस्तार करेंगी। उनकी यात्रा से पहले भी बेहतर, सुरक्षित और सुगम व्यवस्था रहे, इसका पूरा प्रयास हमारे मित्र कर रहे हैं। आज तभी आरती से इस महातीर्थ का शुभारंभ हुआ है। मैं जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, स्मार्ट सिटी जम्मू और श्री रघुनाथ जी कॉरिडोर विकास काउंसिल के सभी साथियों को फिर से एक बार हृदय से बधाई देता हूं। आरती के पावन उत्सव में उपस्थित सभी जम्मू वासियों और देश के कोने कोने से आए हुए भगवान भोलेनाथ के भक्तों का विशेष रूप से मैं अभिनंदन करता हूं। भगवान भोलेनाथ आपकी यात्रा सफल बनाए, आपकी सभी मनोकामना पूरी हो, मैं इसी प्रार्थना करता हूं। और मुझे लगता है कि आप सबके सहयोग और समर्थन से इस बार की यात्रा गत वर्षों से भी ऐतिहासिक होगी, क्योंकि देश नहीं दुनिया की निगाह इस बार इस यात्रा पर टिकी हुई। जैसा राजेश गुप्ता जी ने कहा, भक्तों के इरादे बड़े मजबूत हैं, फौलाद की तरह कोई धमकी उन्हें डिगा नहीं सकती है। प्रशासन और सुरक्षा बलों ने भी चाक चौबंद इंतजाम किया है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि श्रद्धालु सुविधापूर्वक जाएंगे, व्यवस्थित जाएंगे, बाबा का आशीर्वाद लेकर के सकुशल वापस जाएंगे, इसका मुकम्मल इंतजाम किया गया। एक निवेदन मैं जरूर करना चाहता हूं, यहाँ पर आप सभी लोग हैं, कल सुबह 4:30 बजे
भगवती नगर से भगवान भोलेनाथ के सभी भक्त जाएंगे। मैं यहाँ उपस्थित प्रबुद्ध और प्रतिष्ठित लोगों से निवेदन करूंगा कि हमारा धर्म है कि हम उन यात्रियों को रवाना करने के लिए वहां जरूर पहुंचे भगवती नगर में। और एक अनुरोध, जो भी आपके परिचित आ रहे हैं उनसे जरूर कहिए कि कन्वॉय के साथ जाना ही आपके लिए उचित होगा। कम समय में आप पहुंचेंगे, सहूलियत से पहुंचेंगे, सुरक्षित पहुंचेंगे और बाबा का दर्शन करके सकुशल वापस आएंगे। ये मेरा सबसे निवेदन है। प्रशासन के हमारे साथी प्रयत्न कर रहे हैं, श्राइन बोर्ड प्रयत्न कर रहा है। मैंने भी प्रेस के माध्यम से इस बात को कई बार कहा है। मैं मीडिया के साथियों से भी निवेदन करूंगा कि इसे जन जन तक पहुंचाने में आप भी सहयोग करिए। यहाँ उपस्थित सभी देवियों सज्जनों से विशेष रूप से मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि जो भी आपसे पूछे उसे जरूर ये कहिए कि कन्वॉय के साथ चलेंगे तो आपको सुविधा होगी। फिर से हरियाणा में बढ़ती बिजली की दरों को लेकर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। इसी को लेकर बीजेपी सांसद किरण चौधरी ने विपक्ष के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्षी दलों का काम विरोध करना है, लेकिन सच्चाई ये है कि 11 साल बाद दरों में बहुत कम वृद्धि हुई है। किरण चौधरी ने कहा कि इससे गरीब लोगों और किसानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो प्रोटेस्ट करना है ही, और प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो फिर और क्या करेंगे। तो कुछ तो उन्होंने अपना दर्ज करवाना है। लेकिन सत्य ये है कि आज 11 साल बाद जो है ये बढ़े हैं रेट, और वो भी बहुत थोड़े से बढ़े हैं। और जिसको, जो गरीब आदमी है उसको तो इफेक्ट करेगा नहीं। 2 किलोवाट के ऊपर जो है कोई इफेक्ट नहीं है। हमारा कृषि प्रधान प्रदेश है हरियाणा, तो कृषि के ऊपर, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो जिसका जो है, अब एयर कंडीशन चलते हैं और जो इतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का वो इस्तेमाल करते हैं, वो तो उनकी जेबों के ऊपर थोड़ा बहुत पड़ेगा, तो वो तो देने लायक भी है। और देखो, ऊर्जा का मकसद ये है, अब सारी जगह इतने जबरदस्त सब्सिडी जो है, मनोहर लाल जी जो हैं अब केंद्र में हमारे मंत्री हैं, उन्होंने जो है अभी ये बहुत सारी योजनाओं का वो भी करा है कि हमारे पूरे सारे गांव जो हैं 24 घंटे बिजली जो है उसमें आए। और साथ ही साथ ये जो है सब्सिडी इतनी जबरदस्त दी जा रही है फॉर ये सोलर एनर्जी के लिए। तो लोगों को इस तरफ जो है बढ़ावा करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में फ्री में तो कुछ मिलने वाला नहीं है ना। तो जब आप अगर यूज करोगे तो उसका आपको पैसा भी देना पड़ेगा। खड़गरे जी का बयान आया है जो लेके संविधान को लेके, और कह रहे हैं कि हम ईट से ईट बजा देंगे, नहीं तो अगर बीजेपी ने कुछ छेड़ा तो इसको किस तरह से देखते हैं? ये केवल और केवल एक नौटंकी है। इनके पास कुछ रहा नहीं है, धरातल पे पूरी तरह से खत्म हो चुकी है कांग्रेस। और ये एक नैरेटिव इन्होंने बनाया था इलेक्शन के दौरान, ताकि एक समुदाय को भड़काया जा सके और उनकी वोट लिए जा सके। और उसके बाद इन्होंने देख लिया कि ऐसे तो कोई है ही नहीं। सच्चाई के अंदर अगर किसी ने भीमराव अंबेडकर जी के लिए कुछ करा है तो वो भाजपा पार्टी है। नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने करा है। आप दिल्ली में जाके देखिए, जो इतना बड़ा भवन जो बना है और जो ये पूरी की पूरी योजनाएं बनाई गई हैं, ये सारी की सारी भीमराव अंबेडकर जी की नीतियों के तहत, ये सारा का सारा ये कांग्रेस ने क्यों नहीं करा? केवल एक प्रीति लेके और राजनीति के लिए रोटियां सेक कर जो है लोगों को भ्रमित करके वोट लेने की जो है मकसद से जो है ये पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। इनको भी मालूम है। अब इनके पास जब कोई समुदाय ही नहीं रहा, समझ गए ना, तो अब इनको घबराहट हो रही है। तो अब किस तरह से जो है ये संविधान बदलेंगे? संविधान को कोई नहीं बदल सकता। संविधान अटूट है। सबसे सॉवरेन जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। और जो ये बातें कहते हैं वो केवल और केवल भ्रमित करते हैं, और जो है लोगों को समझ जाना चाहिए कि ये लोगों के हित के लोग नहीं है। उठा रही है। अब ये क्या ऑब्जेक्शन उठाना? आप मुझे ये बताइए, अब जो जिस तरह से लोगों की तनख्वाहें भी बढ़ी हैं या नहीं बढ़ी हैं, जो लोगों का जीवन स्तर बढ़ा, तो अगर ये जो है सरकारी सुविधाओं के लिए अगर आप थोड़ा सा पैसा और दे रहे हैं तो उसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी को। ये तो कांग्रेस जो है, अब इनके पास, जैसे मैंने कहा कि अब ये वो कहते ना, वो ढूंढ रहे हैं कुछ ना कुछ तिनके ढूंढ रहे हैं किस तरह से जो है अपने आप को रेलेवेंट करा जाए। लेकिन ये रेलेवेंट कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपने देखा अभी तक तो इनका संगठन नहीं बने हैं। रोहतक के अंदर जो है कैसा जुत्तम जूत हो रहा है पूरा का पूरा सारे, और एक बारी संगठन बनने के बाद आप देखना कैसे जुत्तम जूत और होगा।
तो मैं तो इनको अंदर से अच्छी तरह से जानती हूँ। तो ये सत्य है कि जब कुछ नहीं रहता तब फिर ये हथकंडे जो हैं इनको अपनाने पड़ते हैं। कोलकाता में कथित सामूहिक बलात्कार की घटना पर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा कि तथ्य अभी भी सामने नहीं आ रहे हैं और टीएमसी उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है। टीएमसी के छात्र नेता ही दोषी हैं। दिलीप घोष ने कहा कि वे 10 से 11 साल से लॉ कॉलेज में हैं और साथ ही पास आउट होने के बाद भी वे वहां नेता हैं। घटना को सामने लाना तथ्य खोजी समिति की जिम्मेदारी है। देश जानना चाहता है कि ऐसी घटना कैसे हुई। दोषी को भी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही है, जो फैक्ट है वो अभी भी सामने नहीं आ रहा है, उसको दबाने का प्रयास टीएमसी कर रही है। क्यों? टीएमसी का स्टूडेंट लीडर वो है। जो लोग दोषी हैं 10-10, 11-11 साल से वो लॉ कॉलेज में हैं, पास आउट होने का बाद भी वहाँ का लीडर है वो, फिर वहाँ का कर्मचारी बन जाते हैं। एक लॉयर कैसे 4th क्लास स्टाफ होकर के यहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल के कर्मचारी बन सकता है? जहाँ कोई बंगाल में ट्रेड यूनियन, स्टूडेंट यूनियन नहीं है, स्टूडेंट यूनियन का कॉलेज यूनिवर्सिटी में चुनाव नहीं होता है, लेकिन फिर भी हर कॉलेज में यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई स्टूडेंट रूम है, यूनियन रूम है, वहाँ टीएमसी के लीडर्स का नाम, फोटो लगा हुआ है। इसलिए कि इस प्रकार घटना इसलिए हो रहा है, इसलिए उसको पूरा बंद करना चाहिए। और वो पार्टी ऑफिस बनी हुई है और जितना इस प्रकार जो काज वहाँ होता है कुकाज, इसलिए उसको बंद करना चाहिए। और इसलिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की ये जिम्मेदारी होती है कि सीधा सीधा जो घटना है वो सामने लाएं। देश जानना चाहता है इस प्रकार और घटना कैसे हो गया दुष्कर्म, बड़ी चिंताजनक है। बंगाल के लोग भी, देश के लोग भी चिंतित है और जल्दी इसका सामने आना चाहिए, दोषी को सजा भी मिलनी चाहिए। तो पहले से प्लान करके ही गैंगरेप विक्टिम के बयान के साथ सारी प्रमाण मिल रहा है, ये कलकत्ता पुलिस बोल रहा है। नहीं, बिल्कुल ये तो प्लान्ड है। छुट्टी के दिन किसी लड़की को बुलाना, वो भी यूनियन के ही, उनके ही है, नेत्री है, और 6 से 8 घंटा उसको कॉलेज में बंद करके रखना, उसका जबरदस्ती उसके ऊपर करना, उसका जब सांस बंद हो रहा था उसको इनहेलर देना, बारी बारी में उसको वो टॉर्चर करना, कितना अमानविक है। फिर भी ममता बनर्जी, उनके पार्टी उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। गैंगरेप में एक्यूज को पुलिस हेफाजत 8 तारीख तक। ठीक है, कानून जो है उस करेगा, लेकिन ये डर है लोगों की, आरजी कर जैसा जो मूल दोषी है उसको बचाव करने की सरकार जो प्रयास कर रहा है, शायद उसको बचा लेंगे, किसी और को सजा दिया जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बड़ी लज्जाजनक है। बंगाल की हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ पहुँचा, ये उसका एक बड़ा जीता जागता सबूत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सरकारी आवास पर नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान अजय कुमार भी मौजूद रहे। हिमाचल में भारी बारिश के चलते मंडी में व्यास नदी में बाढ़ आ गई है, जिसके चलते आसपास के लोगों में भी डर का माहौल बना हुआ है। तो वहीं भारत मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही सभी लोगों से घर में रहने की अपील की गई है। हिमाचल में हुई भारी बारिश के चलते नुकसान को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मानसून के चलते मंडी, कुल्लू और कसोल के इलाके प्रभावित हुए हैं। कई इलाकों से संपर्क टूट गया है, साथ ही कई जगह सड़कें क्षतिग्रस्त हैं और मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। जयराम ठाकुर ने कहा कि नाचन विधानसभा क्षेत्र में 9 लोग लापता हैं और 3 शव बरामद किए गए हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 5 शव बरामद किए गए हैं और 12 लोग लापता हैं। अब की बार अभी मानसून शुरू हुआ था और शुरुआती दौर में जो डैमेजेस हुए हैं वो बहुत फोकस्ड हैं। मुझे लग रहा है कि मंडी, कुल्लू और करसोग का इलाका, जिसमें मेरा सराज विधानसभा क्षेत्र, मेरा नाचन विधानसभा क्षेत्र और ये इलाके ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। और आज इस बात को मैं देख रहा हूँ कि पहले हम देख रहे थे कि भी बहुत ज़्यादा नंबर नहीं होगा, ऐसा लग रहा था, क्योंकि कम्युनिकेशन रात के 12 बजे के बाद अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हो पाया। बहुत सारा इलाका ऐसा है जहाँ संपर्क ही नहीं हो पा रहा, बात ही नहीं हो पा रही, रोड्स टूट गए हैं और मोबाइल नेटवर्क वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इसलिए कम्युनिकेशन ना होने की वजह से हमको इन्फॉर्मेशन जो है बहुत धीरे धीरे मिल रही है, जहाँ जहाँ लोग पहुँच रहे हैं, जहाँ जहाँ बात हो पा रही, जैसे भी हो पा रही है। लेकिन बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जैसे मैं देख रहा हूँ कि नाचन विधानसभा क्षेत्र का सैन जो है 9 लोग वहाँ पर मिसिंग है, शायद 3 डेड बॉडी रिकवर हुई है, बाकी रिमेनिंग अभी तक मिसिंग है।
मेरे विधानसभा क्षेत्र में 5 डेड बॉडी रिकवर हुई है, 2 बाड़ा में हुई है, 3 परवाड़ा में हुई है। और इसके अलावा अब जानकारी मेरे को मिली कि 2 डेड बॉडी जो है वो शीलीबागी में भी रिकवर हुई है। और इसके अलावा 12 लोग जो है वो मिसिंग है, वो एक पखरैर पंचायत पड़ती है, वहां से मिसिंग है। और इसके अलावा थुनाग में भी 2 लोगों के मरने की खबर तो कंफर्म है, लेकिन और लोग जो अभी तक भी मिसिंग है तो वो भी चिंता का विषय बना है। अभी मैंने आज चीफ मिनिस्टर से भी बात की शाम को, और उसके साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर से भी बात की और पीडब्ल्यू मिनिस्टर से भी बात की। हमने कहा इतनी बड़ी घटना हो गई है और उसके बावजूद भी हमारे प्रेपरेशन के जो स्केल है वो बहुत धीमा है, बहुत थोड़ा है। यानी कि शायद उन्हें अनएक्सपेक्टेड हुआ एक तरह का, उनको लग रहा था कि अभी प्री मानसून है, अभी तक मानसून शुरू नहीं हुआ, डैमेजेस अब नहीं होंगे, इतने जल्दी नहीं होंगे, लेकिन डैमेजेस हो गए और बहुत बड़े स्केल पर। और बहुत सारे लोगों के घर चले गए, बहुत सारे लोगों का पशुधन तो है वो तो बहुत बड़ी तादाद में चला गया, जिसका अभी तक काउंट अभी तक हमारे पास आ ही नहीं पाया है। और एप्पल सीजन है, और एप्पल सीजन के साथ हमारा इलाका जो है पर्टिकुलर जो इफेक्ट हुआ ज़्यादा, इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने फ्लोरिकल्चर के जो पॉली हाउसेज लगाए हैं, टोटल डैमेज हो गए, बहुत बड़ा नुकसान हो गया उसमें। और जिसमें मेरा थाची का इलाका वो भी डैमेज हुआ है, सोमगढ़ का इलाका डैमेज हुआ, जंजैहली में, थुनाग में मैसिव डैमेजेस हैं, बक्सैर में मैसिव डैमेज है, शीलीबागी, परवाड़ा, मतलब बहुत सारे इलाका जो है उसमें डैमेज हुआ पड़ा है। लेकिन हम इस बात को देख रहे हैं कि अभी तक एनडीआरएफ की टीमें वहां पर पहुंचनी चाहिए थी। मैंने मुख्यमंत्री जी से भी बात की और मैंने प्रशासन से भी बात की अभी कि एनडीआरएफ की टीम पहुंचनी चाहिए। एसडीआरएफ जो है वो आई है, लेकिन वो बहुत थोड़े लोग आए हैं, थोड़े से लोग आए हैं, एक साइड के सिवाय दूसरी साइड तक पहुंचे नहीं है। तो ये प्लान करना चाहिए था एडमिनिस्ट्रेशन को कि तुरंत जो हमारे जो जहां जहां डैमेजेस हुए हैं, सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि आदमी की जिंदगी को बचाना, और जहां जहां लोग फंसे हुए हैं, मिसिंग है, वहां फोकस करना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि कल के बाद थोड़ा गंभीरता सारे मामले में बनेगी। आज डिप्टी कमिश्नर और एसपी बक्सैर तक पहुंचे थे, लेकिन उसके बावजूद वहां से आगे जाना नहीं हो पाया। रोड कनेक्टिविटी वहां पर डैमेज हुई पड़ी है और कम्युनिकेशन का भी और कोई जरिया उसमें नहीं बन पा रहा। तो इसी तरह से करसोग का इलाका, धर्मपुर का इलाका, वो भी काफी बड़े डैमेजेस वहां पर भी हुए हैं। तो कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ इस वक्त हमारे हिमाचल प्रदेश के, पर्टिकुलरली जो मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी हमारा करसोग कॉन्स्टिट्यूंसी, सराज कॉन्स्टिट्यूंसी, नाचन कॉन्स्टिट्यूंसी में मेजर डैमेजेस हैं। द्रंग कॉन्स्टिट्यूंसी के एरिया में भी थोड़ा है और कुल्लू का एरिया भी है। तो उम्मीद करता हूं कि प्रशासन गंभीरता से लेगा और सारे दौर में जो है वो जो रेस्क्यू ऑपरेशन जो इफेक्टिवली होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए, ताकि लोगों की जिंदगी अगर कहीं बचाने की गुंजाइश है उसको बचा सके, पशु की जिंदगी जहां बचाई जा सकते हैं उसके लिए भी काम करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो घायल हैं उनको हॉस्पिटलाइज करना, हॉस्पिटल में मेडिकल एड देने के लिए भी उनको वहां तक पहुंचाना, ये भी प्रायोरिटी होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ चीजें कल से गियर अप होंगी। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए पल्स 24 न्यूज़। नमस्कार।